दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2014 के पेपर का रसायन विज्ञान का सॉल्यूशन। नीट में 180 प्रश्न करने होते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। तो रसायन यानी केमिस्ट्री का पहला प्रश्न है ये। निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी जबकि n बराबर 3, l बराबर 1 और m l बराबर 0 है। जो क्वांटम संख्याएं दी गई हैं उसके हिसाब से हम देखें, n बराबर 3 दिया गया है, इसका मतलब है कि हमारे 3p कक्षक होंगे। अब कक्षक में l बराबर 1 दिया गया है और l बराबर 0 दिया गया है। l बराबर 1 और l बराबर 0 दिया है, तो इसका मतलब है ये 3p का भी z कक्षक होगा। इसमें l की वैल्यू 1 है ही है और l बराबर 0 है, इसलिए हमें पता चलता है कि इसके अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षक कितने होंगे, 1 होगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, तो पहला ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, यानी जो सर्किल दिया होगा उसे ब्लैक कर देंगे। दूसरा प्रश्न है 45 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान जूल में निकालो। प्रांगणिक h दिया गया है, जूल सेकंड, और प्रकाश का वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया गया है। तरंग दैर्ध्य दी गई है लैम्डा बराबर 45 नैनोमीटर, और ये इसको अगर मीटर में बदले तो 45 × 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगी। प्लैंक नियतांक दिया गया है h बराबर 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऊर्जा की वैल्यू निकालना है। ऊर्जा E बराबर hc/λ से दी जाती है। इसमें वैल्यू लगाकर हम इसको सॉल्व कर देंगे। h 6.63 × 10⁻34, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा की वैल्यू 45 × 10⁻9। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.4 × 10⁻18 जूल। अब इसमें देखें 4.4 × 10⁻18, ये है डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। प्रश्न है समान द्रव्यमान में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन को एक आयतन V पात्र में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान परिस्थितियों में लिया गया है। H2:O2 CH4 गैसों के आयतन का अनुपात होगा। तो अब हम चलते हैं आवागाद्रो संकल्पना के अनुसार। जो आवागाद्रो ने संकल्पना पेश की है उसके अनुसार गैस का आयतन प्रोपोर्शनल टू मोलों की संख्या के होता है। तो अब गैस का अनुपात H2 ले लें, हाइड्रोजन, अनुपात आयतन ऑक्सीजन का, और अनुपात ये आयतन ले लें हम CH4 का। ये बराबर होगा मोलों की संख्या H2 अनुपात मोलों की संख्या O2 और अनुपात मोलों की संख्या CH4 अनुपात m/, यानी अणुभार CH4। अब इसमें जो बटा खत्म कर लें, इसका 32 इसका LCM है, 32 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 32m/2 अनुपात 32m/32 और 32m/16। ये कट गया है 16, m से भी भाग दे दें इसमें तो m भी कट जाएगा। 16:1:2, तो ये आ गया 16:1:2, ये आयतनों का अनुपात आ गया है। तो देखें ये किस
16:1:2 सी विकल्प में है, तो सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि ए घन के फलक की लंबाई है तो घन के अंतः केंद्रित परमाणु एवं कोने वाले परमाणु के बीच की दूरी होगी। तो घन देखते हैं, घन की जो आकृति है वो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके फलक 90 डिग्री पर हों और जिसकी सारी ही भुजाएं बराबर हों, तो उसको हम घन कहते हैं। तो ये हमारा घन बन जाएगा। अब इसका कोने पर एक परमाणु है और इसके एक कोने से लेके दूसरे कोने के, ये हमारा विकर्ण होगा, ये वाला। तो इसके बीचों बीच में जो केंद्र होगा उसे हम अंतः केंद्र कहेंगे। तो अंतः केंद्रित परमाणु और कोने के बीच की दूरी, ये परमाणु कोने पे है, ये अंतः केंद्रित है, तो इसकी बीच की दूरी कितनी होगी, जबकि इसका एक फलक जो है ए है, चाहे सेमी हो चाहे मीटर हो, ए है ये। तो हम इस सूत्र से जानते हैं घन का जो विकर्ण है, तो ये घन का विकर्ण जो होगा वो भुजा से √3 गुना होगा, यानी ये पूरी दूरी इसकी इससे क्या होगी, √3 गुना होगी, यानी a√3। और ये अंतः केंद्र है, इसके बीचों बीच में है, तो इसकी a√3 की आधी दूरी पर ये बीच की दूरी होगी, वो आधी दूरी पर होगी, यानी a√3/2। तो ये दूरी होगी कोने से और अंतः केंद्र पर स्थित परमाणु के बीच की दूरी। तो a√3/2 डी विकल्प में है, तो डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, कॉलॉइडों का कौन सा गुण कॉलॉइड कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें देखें, ये जो टिंडल प्रभाव है ये एक प्रकाशिक परिघटना है जो कॉलॉइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होती है, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है, तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में चलें, तो निम्नलिखित लवणों में कौन जल में अधिकतम पीएच देगा। तो अधिकतम पीएच का अर्थ है OH- आयनों युक्त क्षारीय विलयन। ये जो Na2CO3 है ये प्रबल क्षार NaOH तथा दुर्बल अम्ल H2CO3 का लवण है, अतः ये जो जल में OH- आयन अधिकतम देगा, तो यही पीएच वैल्यू अधिकतम होगी Na2CO3 की, तो सी विकल्प इसका सही है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसके 0.10 m जलीय विलयन का सबसे ज्यादा हिमांक में अवनमन होगा। ये 0.10 m जो जलीय विलयन की मूलता है, तो इसमें किसके जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा हिमांक में अवनमन होगा। तो ये हमारा हिमांक में अवनमन ये निर्भर करता है, यानी बराबर होता है I × KF × M, जहाँ M मूलता है और KF जो है वो मोल हिमांक अवनमन नियतांक है और I है वॉन्ड हाफ गुणांक। तो ये हमारे कांस्टेंट हैं, तो ये जो हिमांक अवनमन है ये डिपेंड करेगा हमारा I पे। I जो है वो किसी जलीय विलयन के विद्युत अपघट द्वारा प्रदत्त आयनों की संख्या के बराबर होता है। अब KCl जो इसमें आयन प्राप्त होंगे इसके विद्युत अपघट द्वारा, तो K+ और Cl-, इसमें 2 आयन प्राप्त होंगे, तो I की वैल्यू भी 2 होगी, यानी I ज़्यादा होगी तो फिर जो हिमांक अवनमन है वो ही ज़्यादा होगा। इसी तरीके से इसमें देखें तो इसमें कोई आयन प्राप्त नहीं होगा, इसमें देखें तो ये आयन प्राप्त होंगे Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इससे जो आयन प्राप्त होंगे वो 2Al+ और 3SO4-। तो यहाँ पर जो आयन प्राप्त होंगे 2 और 3 5, तो I की वैल्यू भी 5 होगी, यानी ये सबसे अधिक होगी, और इसमें 2 और 1 3 होगी। तो I की वैल्यू हमारी किस में ज़्यादा आ रही है, Al2SO4 के होल थ्राइस से। तो I की वैल्यू यानी वॉन्ड हाफ गुणांक की वैल्यू किस में आ रही है, Al2SO4 के होल थ्राइस में, तो इसी का सबसे ज़्यादा हिमांक में अवनमन प्रदर्शित करेगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 8वां प्रश्न है, 22.4 लीटर H2
गैस के रूप में इसको 11.2 लीटर Cl2 के साथ सामान्य ताप तथा दाब पर मिश्रित किया जाता है तो HCl के मोल बनेंगे। यहाँ पर देखें H2 गैस के रूप में है और Cl2 गैस के रूप में है, इसका मिश्रण किया जाता है तो ये हमें प्राप्त होती है 2HCl। तो 1 मोल H2 और 1 मोल Cl2, तो ये हमारे 2 मोल HCl के प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 22.4 लीटर H2 है तो ये 1 मोल का सामान्य ताप तथा दाब पर आयतन कहलाता है। अब यहाँ पर है 11.2 लीटर, तो ये हो गया हमारा आधा मोल। तो 1 मोल Cl2 से हमें प्राप्त होता है 2 मोल HCl। तो फिर आधे मोल से कितना, आधा मोल Cl2 हो तो HCl कितनी प्राप्त होगी, ये हो जाएगी हमारी 2/1 इंटू 0.1 और ये बराबर होगा 2×5 = 1 मोल। यहाँ पर हमारा Cl2 आधा मोल है तो HCl 1 मोल प्राप्त होगी और ये है पहले विकल्प में ही है तो ए विकल्प इसका सही है। अगर 0.1 मोल MnO4 माइनस को पूर्ण अपचयित MnO4 से MnO4 माइनस करते हैं तो कितनी विद्युत मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पूर्ण अपचयित करना है MnO4 माइनस से MnO4 माइनस तक। तो हम जानते हैं कि 1 मोल MnO4 माइनस के लिए 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। अब यहाँ दिया है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल के लिए कितनी आवश्यकता होगी, तो ये आ जाएगा 1 × 0.1/1 यानी 0.1 फैराडे। अब 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। तो 0.1 फैराडे किसके बराबर होगा, 96,500 × 0.1, यह आ जाएगा 9650 कूलाम, यानी इतनी विद्युत की आवश्यकता होगी। तो 9650 कूलाम सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल जी जो है बराबर 63.3 किलो जूल को प्रयोग में लेते हुए निम्न अभिक्रिया के लिए जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Ag2CO3 का Ksp होगा, यानी Ksp की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखते हैं जो कुछ दिया गया है वो हमारा डेल जी यानी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन दी गई है, किलो जूल में है। तो डेल जी नॉट बराबर प्लस में है ये 63.3, ये 10⁻³ अगर इसमें गुणा कर दें तो ये जूल में परिवर्तित हो जाएगा। ताप जो है T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे 273 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8×9 यानी 298 डिग्री केल्विन। आर की वैल्यू दी गई है इसमें 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। अब जो फॉर्मूला दिया जाता है गिब्स ऊर्जा के लिए तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KSP। यहाँ पर जी की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी है, KSP की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू लगा देते हैं 63.3 × 10⁻³ = -2.303। आर की वैल्यू 298, ये टी की वैल्यू 298, आर की वैल्यू ये है 8.314 log KSP। KSP की वैल्यू हमें निकालनी है। तो log
के एस पी इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें इसके बटे में आ जाएंगे, 63.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.303 इंटू 298 इंटू 8.314। अब इसको सॉल्व करने के बाद और इसका लॉग का एंटी लॉग लेने के बाद के एस पी की वैल्यू हमारी आ गई है 8.0 इंटू 10⁻⁻12। तो ये है 8.0 इंटू 10⁻⁻12 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही है। सिल्वर जिसका परमाणु भार दिया गया है 108 का, कितना भार विस्थापित होगा उतनी विद्युत से जो कि 5600 मिली O2 को सामान्य ताज़ा दाब पर विस्थापित करता है। तो ये सामान्य ताप तथा दाब यानी STP पर 22,400 मिली जब आयतन होता है तो ये होता है 1 मोल का, O2 का हो तो 1 मिलीलीटर हो तो मोल कितने होंगे 1/22,400। तो फिर ये 5600 यानी 5,600 मिलीलीटर, ये बराबर कितने मोल होगा, तो ये होगा 1 गुणा 5,600 बटे 22,400, इसमें कट गया तो ये चला गया हमारा 1/4 मोल हो गए। अब ऑक्सीजन का भार कितना होगा, O2 का अणुभार होता है 32 और ये चौथाई मोल है तो ये हो जाएगा हमारा 8 ग्राम। O2 का भार आ गया है। अब भार हमें निकालना है सिल्वर का, ऑक्सीजन का भार आ गया है, विद्युत से विस्थापित होता है इतना, तो ये बराबर आ जाएगा WAG यानी सिल्वर का भार बटे 108 बराबर होगा O2 का भार, और O2 का भार है हमारा 8 ग्राम बटे 32 और ये है हमारा चौथाई मोल, ये 1 मोल के लिए है। तो 4×32 8 से 8 कट गए, W हमारा AG आ गया यानी सिल्वर का जो भार आया है वो 108 आ गया है और 108 ग्राम है हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। निम्न में से कौन सा कथन गैस के स्वतः प्रवर्तित अधिशोषण के लिए सही है। गिब्स ऊर्जा के लिए हमारा ये संबंध दिया जाता है डेल G बराबर डेल H माइनस T डेल S। तो चूंकि गैस के अधिशोषण के लिए डेल S माइनस होता है यानी डेल S और ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक हमारे 2 ऑप्शन में है, इनमें धनात्मक है तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ये अब A और B में से ही एक सही होगा। आगे देखते हैं कि डेल G जो है हमारी गैस के स्वतः प्रवर्तन के लिए, तो डेल G ये गैस के स्वतः प्रवर्तन प्रदूषण है, इसके लिए डेल G को माइनस रखना है। अब इसको माइनस रखने के लिए ये माइनस होता है, अब ये माइनस अगर होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर इस H को उच्च ऋणात्मक होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारा जो सही है वो बी ऑप्शन में जो कथन दिया है वो सही है, तो बी ही विकल्प इसका सही होगा। इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है N2 3H2 या 2NH3 प्लस ऊष्मा, साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी। NH3 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अवस्था पश्च दिशा में विस्थापित होगी जहां NH3 की सांद्रता घट रही हो। दाब में कमी करने पर भी साम्य अवस्था पश्च दिशा में की तरफ विस्थापित होगी, और N2H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता कम करने पर भी साम्य अवस्था पश्च दिशा में विस्थापित होगी जहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ रही हो। दाब में वृद्धि एवं ताप में कमी करने पर साम्य अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी। ये जो चौथा कथन है इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए वो सही है, तो डी विकल्प इसका सही है। अभिक्रिया के लिए X2O4 ये अभिक्रिया दी गई है, ये है 2XO2, ये उत्पाद बन रहा है, तो 300 केल्विन पर T की वैल्यू दी गई है, इसमें डेल U यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन दिया गया है और डेल S भी दिया गया है। यहाँ डेल G की वैल्यू निकालना है, तो डेल G बराबर दिया जाता है हमारा डेल H
माइनस टी डेल एस के। यहाँ पर डेल एस की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है और हमें जी की निकालना है, डेल जी की, और डेल एच हमें पता नहीं है। तो डेल एच कहाँ से निकालेंगे? तो ये डेल एच का संबंध होता है डेल यू यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस एन जी यानी मोलों की संख्या, जो मोल बन रहे हैं यानी जो उत्पाद में जितने अणु बन रहे हैं उसकी मात्रा, ये है आर टी इंटू में। यहाँ से डेल एच निकाल लेंगे। यहाँ डेल यू दी गया है हमारे 2.1, ये किलो कैलोरी है, इसमें 10⁻³ का गुणा कर देंगे, कैलोरी में बदल जाएगा, प्लस एन जी, 2 अणु बन रहे हैं यहाँ पर, 2 आ जाएगा एन जी की वैल्यू इंटू आर 300 है, आर 300, टी 300 है हमारा, आर जो है वो गैस नियतांक है, इसकी वैल्यू 2 है इसमें। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल एच की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर रख देंगे। तो इसको सॉल्व किया, यहाँ हो जाएंगे 2100, ये हो गए 2 तिया 6 दूनी 1200, तो 1200 और 2100 ये हो जाएंगे 3300। डेल एच की वैल्यू आ गई, हम डेल जी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ डेल एच 3300 माइनस टी 300 और डेल एस ये है 20, इसमें आ गया 3300 माइनस 6000 और ये हो जाएगा हमारा, बचेगा वो 2700। ये हमारे किलो में है तो ये आ जाएगा कैलोरी। तो इसी को हम 2.7 किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। तो 2.7 किलो कैलोरी ये आया है हमारा बी विकल्प में। चूंकि ये 6000 ज़्यादा हैं तो ये जो बचेंगे वो माइनस में बचेंगे, तो ये डेल जी आ रही है वो माइनस की आ रही है, -2.7, तो -2.7 किलो कैलोरी ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप T1 T2 पर साम्यावस्था स्थिरांक Kp Kp डैश है। यदि ये मान लें कि तापमान सीमा T1 एवं T2 के बीच अभिक्रिया की ऊष्मा स्थिर है, यानी T1 से T2 तक जो ताप है उसके बीच में ऊष्मा जो है वो स्थिर है, तो आसानी से प्रक्षेपित है। तो इसमें Kp और Kp डैश की क्या संबंध होगा ये हमें निकालना है। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक Kp Kp डैश है और ताप जो है हमारे दो विभिन्न ताप हैं T1 T2, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है। तो साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक जो दिया जाता है वो log K2/K1 होता है, यानी Kp डैश, ये हो जाएगा ऊपर Kp डैश और नीचे हो जाएगा Kp, बराबर होगा डेल H/2.303 R, और ये है हमारे 1/T1 माइनस 1/T2। अब चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो T2 बड़ा होगा, ये T2 बड़ा होगा तो 1/T2 छोटी हो जाएगी, तो ये हम इसमें से घटाएंगे 1/T1/T से, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस में। और ऊष्माक्षेपी जब अभिक्रिया होती है तो डेल H माइनस में होता है, तो ये जो कैलकुलेशन आएगी वो माइनस में आएगी। इसको ले लें log Kp डैश माइनस Kp log Kp, इसकी जो घटाएं तो किस में आए, माइनस में आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये हमारा बड़ा होना चाहिए, यानी log Kp इज ग्रेटर देन log Kp डैश। log से log कैंसिल कर दें तो Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश, तो ये संबंध आया हमारा। देखें ये है हमारा Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश, तो ये ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। तो इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं। 16वां क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर तलाश करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा।